नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे चैनल GK24 में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम सीटेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज में 29 दिसंबर 2021 को हुए पेपर फर्स्ट के ईवीएस पेडागोजी के प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। आप वीडियो को अंत तक देखिए तथा आंसर देने का प्रयास कीजिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन है, कक्षा 3 में हमारा भोजन नामक अध्याय को पढ़ाते समय शिक्षक जोसेफ विद्यार्थियों से आपस में चर्चा करने को कहते हैं कि उन्होंने कल क्या खाया था। इस चर्चा का क्या उद्देश्य है? ऑप्शन नंबर 1 है अपने साथियों से साझा करना कि उन्होंने क्या खाया। दूसरा ऑप्शन है भोजन की विविधता के पहलुओं को साझा करना। तीसरा ऑप्शन है संतुलित आहार क्या है, इसकी चर्चा करना। चौथा ऑप्शन है साझा करना कि क्या खाना सामान्य है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, भोजन की विविधता के पहलुओं को साझा करना। हमारा भोजन नामक पाठ की चर्चा से छात्र जान सकते हैं कि लोग विभिन्न तरह के भोजन करते हैं। जब वे आपस में साथियों के साथ भोजन पर चर्चा करेंगे तो उन्हें विभिन्न प्रकार के भोजन तथा उनके नामों से परिचित किया जा सकता है। तो यहाँ पर इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दूसरा प्रश्न है, कक्षा 4 5वां अध्याय अनीता एवं मधुमक्खियाँ में अनीता कुशवाहा नाम की एक लड़की की सच्ची कहानी है, जिसमें उसका वर्णन एक बालिका सितारा के रूप में उजागर किया गया है, यानी कि स्टार गर्ल के रूप में उजागर किया गया है। इस प्रकार की पहल का सर्वाधिक उपयुक्त उद्देश्य क्या है? ऑप्शन दिया गया है। पहला ऑप्शन है दर्शाना कि लड़कियां कैसे खुश होती हैं एवं उनको प्रोत्साहित करने पर अत्यधिक बल देना। दूसरा ऑप्शन है यह दर्शाना कि नारी शक्ति किस प्रकार गतिशील है तथा समानता एवं सशक्तिकरण को प्रदर्शित करती है। तीसरा ऑप्शन है दर्शाना कि किस प्रकार लड़कियां अनभिज्ञ होती हैं एवं उन्हें उचित मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। चौथा ऑप्शन है दर्शाना कि किस प्रकार लड़कियां परिवार एवं समाज पर बोझ होती हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, यह दर्शाना कि नारी शक्ति किस प्रकार गतिशील है तथा समानता एवं सशक्तिकरण को प्रदर्शित करती है। कक्षा 4 के अध्याय 5 अनीता एवं मधुमक्खियाँ में अनीता कुशवाहा नाम की एक लड़की की सच्ची घटना है। इस कहानी में स्टार गर्ल एक प्रोजेक्ट है जो उन साधारण लड़कियों की असाधारण कहानी बताता है जिन्होंने स्कूल जाकर अपना जीवन बदल दिया। अनीता जानती है कि पढ़ाई करना कितना महत्वपूर्ण है, इसलिए वह गांव के सभी सभाओं में जाती है ताकि उसे कुछ जानकारी मिल सके। कभी कभी लोग उसका मजाक उड़ाते थे, परंतु वह जानती थी उसे क्या करना है, और अंत में वह एक थोक व्यापारी बनती है ताकि वह ग्रामीणों को उनके शहद का सही मूल्य दिलाने में मदद कर सके। अपनी कड़ी मेहनत से उसने गांव के कई माता पिता को अपने बेटियों को स्कूल भेजने के लिए राजी कर लिया। तो यह कहानी यही दर्शाती है कि नारी शक्ति किस प्रकार गतिशील है और समानता और सशक्तिकरण को प्रदर्शित करती है। अगला प्रश्न है, कक्षा 4 के अध्याय दुनिया मेरे घर में नामक कहानी अक्षय के बारे में है, जो बताता है कि कैसे उसकी दादी उसे अनिल के घर पर कुछ खाने या पीने के लिए मना करती है। इस कहानी से बच्चों को कौन सी महत्वपूर्ण शिक्षा मिलती है? ऑप्शन नंबर 1 है हमारे समाज में समानता और सामंजस्य का अस्तित्व। ऑप्शन नंबर 2 है जाति भेदभाव एवं अस्पृश्यता का अस्तित्व। ऑप्शन नंबर 3 है सांप्रदायिकता का अस्तित्व। ऑप्शन नंबर 4 है धार्मिक भेदभाव का अस्तित्व। कक्षा 4 के अध्याय दुनिया मेरे घर में अक्षय के बारे में कहानी है। यह कहानी हम जान लेते हैं। इस कहानी में अक्षय की दादी उसे अनिल के घर पर कुछ खाने या पीने के लिए मना करती है। वह कहती है कि अनिल का परिवार उसके परिवार से अलग है। उन्हें लगता है कि उसके परिवार से कुछ लेना उन्हें जातिगत रूप से नीचा बनाता है, क्योंकि अनिल नीची जात का है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, जाति भेदभाव एवं अस्पृश्यता का अस्तित्व। यह कहानी जाति भेदभाव एवं अस्पृश्यता के अस्तित्व को दर्शाती है, जो कि एक स्वस्थ समाज के लिए अच्छा संकेत नहीं है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन ईवीएस में सहकर्मी मूल्यांकन को परिभाषित करता है? पहला ऑप्शन है यह शिक्षा एवं ज्ञानवर्धन पर विद्यार्थी के स्वयं के आकलन पर केंद्रित है। दूसरा ऑप्शन है यह विद्यार्थी के कार्य करते समय उस पर ध्यान केंद्रित करता है। तीसरा ऑप्शन है यह विद्यार्थियों पर तब ध्यान केंद्रित करता है जब वह दूसरे विद्यार्थियों का आकलन युग्मों में या समूह में करता है। चौथा ऑप्शन है यह विद्यार्थियों के समूह में शिक्षा एवं प्रगति पर ध्यान केंद्रित करता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, यह विद्यार्थियों पर तब ध्यान केंद्रित करता है
जब वह दूसरे विद्यार्थियों का आकलन युग्मों या समूह में करता है। सहकर्मी मूल्यांकन ही होता है सहपाठी मूल्यांकन, यानी कि यह जोड़े अथवा समूह में अन्य विद्यार्थियों के आकलन को प्रभावी बनाता है। सहकर्मी मूल्यांकन जो विद्यार्थियों के आकलन की प्रभावी गतिविधि है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कक्षा 3 के अध्याय हम चीज़ें कैसे बनाते हैं में दीपाली की कहानी किस पर केंद्रित है। पहला ऑप्शन है शारीरिक श्रम की मर्यादा की अवधारणा। दूसरा ऑप्शन है समान कार्य के लिए समान पारिश्रमिक वेतन की अवधारणा। तीसरा ऑप्शन है घरेलू कामकाज में लैंगिक भेदभाव की अवधारणा। चौथा ऑप्शन है व्यवसाय की अवधारणा। कक्षा 3 में दीपाली की कहानी क्या है, इसको पहले जानते हैं। इस कहानी में दीपाली परिवार में सबसे बड़ी है। उसके पिता सब्जी बेचते हैं। वह रोज़ सुबह मंडी के लिए निकल जाते हैं। उसकी माँ कुछ घरों में बर्तन धोती है। वह भी सुबह जल्दी उठकर चली जाती है। दीपाली अपने घर में भाइयों और बहनों के लिए खाना बनाती है, घर की सफाई करती है, वह बर्तन धोती है। फिर वह भाई को पापा के पास छोड़कर अपनी छोटी बहनों सुमन और शीला को स्कूल छोड़ने चली जाती है। इस प्रकार दीपाली घर में बड़ी होने के बावजूद पढ़ने के लिए स्कूल नहीं जा पाती। अतः इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, घरेलू कामकाज में लैंगिक भेदभाव की अवधारणा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है मौखिक इतिहास समाज के विशिष्ट समूहों के अनुभवों का समन्वय करने का महत्वपूर्ण साधन है। इस संबंध में इंगित कीजिए कि कौन सा कथन इसके उपयोग को सबसे अच्छी तरह दर्शाता है। पहला ऑप्शन है शिक्षक छात्रों को भारत की स्वतंत्रता से संबंधित ऐतिहासिक तथ्यों को मौखिक रूप से याद करने को कहते हैं। शिक्षक छात्रों से भारत के इतिहास का मौखिक प्रस्तुतिकरण करने को कहते हैं। तीसरा ऑप्शन है शिक्षक अपने छात्रों से उनके दादा दादी या नाना नानी के स्वतंत्रता संग्राम के अनुभव के एकत्र करने को कहते हैं। चौथा ऑप्शन है शिक्षक छात्रों से प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानियों के नामों की सूची मौखिक रूप से प्रस्तुत करने को कहते हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, शिक्षक अपने छात्रों से उसके दादा दादी या नाना नानी के स्वतंत्रता संग्राम के अनुभवों को एकत्र करने को कहते हैं। जब छात्र स्वतंत्रता और देश के लिए संघर्ष कर रहे अपने दादा दादी की कहानी को सुनते हैं तो प्रेरित होते हैं और यह उनके दिमाग में लंबे समय तक बना रहता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है स्थान विशेष को समझने के लिए बच्चों को मानचित्र बनाने की कला का ज्ञान आवश्यक है। प्रस्तुत वाक्यों में कौन सा मानचित्र के बारे में सही है। कथन दिया गया है। कथन ए, मानचित्र सदैव यह मानकर बनाया जाता है कि व्यक्ति किसी स्थान को जमीन से देख रहा है, तो यह कथन गलत होगा। किसी स्थान से जमीन को देखने पर सिर्फ छोटी दूरी दिखेगी। कथन बी है वस्तुओं, दीवारों, सड़कों आदि के लिए हम चिन्हों का प्रयोग करते हैं। यह कथन सही है। मैप पर वस्तुओं, दीवारों और सड़कों के लिए प्रतीक चिन्हों का इस्तेमाल किया जाता है। कथन सी है हम वास्तविक दूरियां नापकर उन्हीं को दर्शाते हैं। यह गलत होगा। मानचित्र पर लंबी दूरियों को पैमाने के आधार पर दर्शाया जाता है। जैसे 1 किलोमीटर की दूरी को मैप पर 1 सेंटीमीटर मानकर दर्शाते हैं, तो अगर हमें 10 किलोमीटर दर्शाना होगा तो 10 सेंटीमीटर से दर्शा पाएंगे। और कथन डी है मानचित्र में उत्तर दिशा सदैव ऊपर के हाशिए पर होती है, तो ये सही होगा। दिशा की बात करें तो ऊपरी दिशा नॉर्थ होता है यानी उत्तर होता है और नीचे साउथ होता है। दाईं तरफ ईस्ट और बाईं तरफ यानी पीछे की तरफ वेस्ट होता है। इसको आपने पढ़ा होगा। तो इस प्रकार कथन बी और डी सही हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, बी और डी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन जल के अभाव एवं किसी क्षेत्र पर इसके प्रभाव की चर्चा का सर्वोत्तम माध्यम है। पहला ऑप्शन है पाठ्य पुस्तकें। दूसरा ऑप्शन है श्रव्य साधन। तीसरा ऑप्शन है विश्वकोश यानी डिक्शनरी। चौथा ऑप्शन है स्रोत समाचार पत्र के लेख। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, स्रोत समाचार पत्र के लेख। जल की कमी और किसी क्षेत्र पर इसके प्रभाव के मुद्दे पर चर्चा करने के लिए समाचार पत्र की रिपोर्ट सबसे अच्छा होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है प्रश्न नंबर 9, विद्यार्थियों के ईवीएस सीखने के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। पहला ऑप्शन है विद्यार्थी रिक्त पात्र अथवा कोरे कागज की भांति होते हैं जिनको जानकारी व ज्ञान से भरना होता है जो एक विद्यालय ही दे सकता है। दूसरा ऑप्शन है सभी विद्यार्थी एक समान होते हैं तथा सीखते समय उनकी प्रतिक्रिया एक जैसी होती है।
तीसरा ऑप्शन है विद्यार्थी रैखिक रूप से सीखते हैं, अतः नया ज्ञान पिछले तथ्यों व जानकारी से ही प्राप्त होता है। चौथा ऑप्शन है विद्यार्थियों के सीखने का तरीका सर्पिल या पेचदार होता है, प्रत्येक बच्चा अद्वितीय होता है, वह परिस्थितियों से सीखना व प्रतिक्रिया अपने ढंग से देता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। सर्पिल या पेचदार पाठ्यक्रम की अवधारणा ब्रूनर द्वारा विकसित की गई थी। इसमें विद्यार्थी परिस्थितियों से सीखना व प्रतिक्रिया अपने ढंग से देता है। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों के सीखने का मूल्यांकन करने के लिए फाइल या पोर्टफोलियो एक महत्वपूर्ण उपकरण है। निम्न में से कौन सा वाक्य पोर्टफोलियो को सर्वाधिक उपयुक्त तरीके से परिभाषित करता है? पहला ऑप्शन है विद्यार्थियों के विषय में जानकारी उसके स्वाभाविक परिवेश में एकत्र होती है, इसका आधार पढ़ाने की क्रिया में शिक्षक का अवलोकन हो सकता है। दूसरा ऑप्शन है इसमें एक निश्चित समय में एकत्र व विश्लेषित किए गए आंकड़े होते हैं। तीसरा ऑप्शन है व्यवस्थित ढंग से विशेष व्यवहार को अंकित करना, जिससे विशिष्ट पहलू पर ध्यान देना केंद्रित हो सके। चौथा ऑप्शन है एक निश्चित समय में विद्यार्थी के कार्यों को एकत्रित करना, अधिकतर दिन प्रतिदिन के कार्य या विद्यार्थी के सर्वोत्तम कार्य को चुन लेना। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। एक निश्चित समय में विद्यार्थी के कार्यों को एकत्र करना, अधिकतर दिन प्रतिदिन के कार्य या विद्यार्थी के सर्वोत्तम कार्य को चुन लेना। पोर्टफोलियो में छात्र के काम का संग्रह होता है या छात्र के सर्वोत्तम कार्य का दस्तावेजीकरण करता है। उसके काम के मसौदे, काम के उसके मूल्यांकन, उनके माता पिता के आकलन जैसी जानकारियां इसमें शामिल होती हैं। तो इसका उपयुक्त आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कक्षा में अक्सर द्वंद्व की परिस्थिति होती है जब कोई छात्र किसी सामाजिक सांस्कृतिक विषय पर चर्चा आरंभ कर देता है, तब एक शिक्षक के रूप में आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? पहला ऑप्शन है आप छात्र से कहेंगे कि ध्यान भंग न करें एवं अध्ययन के विषय पर ध्यान केंद्रित करें। दूसरा ऑप्शन है छात्र से कहेंगे कि वह कक्षा के उपरांत आपसे इस विषय पर चर्चा करे। तीसरा ऑप्शन है छात्र से कहेंगे कि वह अपने माता पिता से पूछे व विद्यालय में इस विषय को न उठाए। चौथा ऑप्शन है छात्र से कहेंगे कि अपने अनुभव साझा करे और कक्षा में इस विषय पर संबोधन करे। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। छात्र से कहेंगे कि अपने अनुभव साझा करे और कक्षा में इस विषय पर संबोधन करे। कभी कभी होता है कि कक्षा में द्वंद्व उत्पन्न होता है जब छात्र किसी विषय पर चर्चा करता है। इस समय छात्र की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, अर्थात उसे डांटना नहीं चाहिए, बल्कि उसे प्रोत्साहित किया जाना चाहिए उस विषय की सही जानकारी के लिए। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है एक अध्यापिका की इच्छा है कि उसके छात्रों में वनस्पतियों के बारे में समझ व ज्ञान विकसित हो। इसके लिए उसे निम्न में से क्या करना चाहिए? पहला ऑप्शन है वह छात्रों से पौधे के नाम कंठस्थ करके कक्षा में बताने को कहे। दूसरा ऑप्शन है छात्रों से कहे कि वह विभिन्न प्रकार के पौधों के बारे में अपने माता पिता से पूछें। तीसरा ऑप्शन है छात्रों को अपने साथ विद्यालय के बगीचे में चलने को कहे तथा वहां पर सभी पौधों की पहचान करने को कहे। चौथा ऑप्शन है छात्रों से कहे कि वह स्वयं वीडियो देखकर पौधों की पहचान करे। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। छात्रों को अपने साथ विद्यालय के बगीचे में चलने को कहे और वहां पर सभी पौधों की पहचान करने को कहे। इससे छात्रों में वनस्पतियों के बारे में समझ व ज्ञान विकसित होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कक्षा 3 के छात्रों को संचार के माध्यम विषय पढ़ाते समय फराह अपने छात्रों में अन्वेषण को प्रोत्साहित करने के लिए निम्न में से कौन सी नीतियों का उपयोग करेगी? कथन दिया गया है। कथन ए छात्रों से कहेगी कि वे संचार के माध्यमों के चित्र एकत्र करें व उन्हें वर्गीकृत करें। यह कथन सही है। कथन बी है संचार के माध्यमों पर एक वीडियो दिखाएगी। कथन गलत होगा। करके सीखना अच्छी विधि होती है, जबकि छात्र देखकर उतने अच्छे तरह से सीख नहीं पाएंगे। कथन सी है छात्रों से कहेंगी कि वे संचार के माध्यमों पर अपने अनुभव बताएं एवं उन पर चर्चा करें। तो यह कथन सही है। चर्चा करना भी एक अच्छी विधि है। कथन डी है संचार के माध्यमों पर एक पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण दिखाएंगी। तो ये गलत होगा। तो इस प्रकार कथन ए और सी सही हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ए तथा सी। हमारा अगला क्वेश्चन है कक्षा 3 के अध्याय ऊंची उड़ान में पक्षियों के विषय पर चर्चा करते हुए शिक्षक टीना छात्रों से कहती है
कि वे अपने आसपास पक्षियों व उनकी विशेषताओं का आकलन करें। इस क्रियाकलाप का लक्ष्य क्या है? पहला ऑप्शन है छात्रों में पक्षियों से संबंधित जानकारी का आधार विकसित करना। दूसरा ऑप्शन है छात्रों में पक्षियों के बारे में ज्ञान का आधार विकसित करना। तीसरा ऑप्शन है छात्रों में पक्षियों के प्रति रुचि विकसित करना। चौथा ऑप्शन है छात्रों में पक्षियों के बारे में वैज्ञानिक समझ विकसित करना। कक्षा 3 के अध्याय ऊंची उड़ान में छात्रों को विभिन्न प्रकार के पक्षियों और उनकी विशेषताओं जैसे शरीर की आकृति और संरचना, चोंच के प्रकार और विभिन्न पक्षियों के रंग के बारे में जानकारी मिलती है। इससे बच्चों में पक्षियों के प्रति रुचि और समझ का विकास होगा। तो इस प्रकार इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, छात्रों में पक्षियों के प्रति रुचि विकसित करना इसका उद्देश्य है। बढ़ते हैं अंतिम प्रश्न की ओर। अंतिम प्रश्न है, सीमा एक ईवीएस अध्यापिका छात्रों को अपने आसपास की वस्तुओं को संग्रहित करने के लिए कहती है। उन वस्तुओं जैसे धातु का पैन, स्टील का चम्मच, प्लास्टिक का चम्मच आदि को पानी की बाल्टी में डालकर देखें कि वे तैरती हैं अथवा डूबती हैं। छात्रों ने पूछा कि स्टील की चम्मच क्यों डूबी और प्लास्टिक की चम्मच क्यों तैरती रही। वे छात्रों को घनत्व के बारे में बताना आवश्यक नहीं समझती, क्योंकि पहला ऑप्शन है वे घनत्व का प्रत्यय याद नहीं रख पाएंगे। दूसरा ऑप्शन है वे घनत्व की वैकल्पिक अवधारणाएं बना लेंगे। तीसरा ऑप्शन है वे घनत्व उच्च कक्षाओं में पढ़ेंगे। चौथा ऑप्शन है वे घनत्व को समझने के लिए उससे संबंधित क्रियाकलाप नहीं कर सकते। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, वे घनत्व की वैकल्पिक अवधारणाएं बना लेंगे। शिक्षक उन्हें समझाना चाहती है, इसलिए वह घनत्व न कहकर उदाहरण देती है, क्योंकि घनत्व के बारे में बच्चों की वैकल्पिक धारणा बन सकती है। इससे बच्चों के भ्रमित होने की आशंका होती है, वे चीज़ों को अच्छी तरह से समझ नहीं पाएंगे। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आई होप वीडियो आपके लिए काफ़ी लाभप्रद है। वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 30 दिसंबर 2021 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लेकर। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ते रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।